आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों एप्स्टीन फाइल, उसके बाद ईरान इजराइल अमेरिका जंग, और उसके बाद ईरान जो वार है उससे भारत में मौजूदा परिस्थितियों में गैस और पेट्रोल की कीमतों की किल्लत है। इसमें सरकार की चुप्पी सबसे बड़ी भूमिका ये है कि सरकार चुप क्यों है। एप्स्टीन फाइल के बाद क्या जंग की बातें हो रही है, खूब हो रही है, लेकिन अब एक एप्स्टीन फाइल के बाद भारत की एप्स्टीन भी खुल गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी कई ऐसे राज हैं जो खुलने जा रहे हैं या खुल सकते हैं, और एप्स्टीन में भी लगभग ऐसे हजारों ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनमें भारत से संबंधित बातें हैं, ईमेल ऐसे हैं या जो भी उसमें कई फाइलें हैं भारत से संबंधित। एप्स्टीन फाइल्स में जो रिकॉर्ड हैं भारत से संबंधित डाटा भी है, उनमें सब कहते हैं प्रधानमंत्री से लेके हरदीपुरी का तो आपको पता है, जयशंकर और न जाने XYZ कितने भी हैं, इसमें एक उद्योगपति भी है और न जाने कितने हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब भारत की एप्स्टीन की जिसकी जिक्र कर रहे हैं वो मधु किशोर, जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सबसे कट्टर समर्थक मानी जाती थी। गुजरात दंगों के बाद जिसका रोल रहा, पहले मधु किशोर ने गुजरात दंगों की आलोचना की और बेस्ट बेकरी जैसे कांड में उसने पीड़ितों का पक्ष लिया था। उस बारे में काफ़ी लिखा था, बहुत बड़ी लेखिका है, महिला शक्ति के लिए काम करती है, नारी मुक्ति के लिए काम करती है, नारी जो सशक्तिकरण के लिए काम करती है। मधु किशोर ने एक किताब बाद में लिखी, धीरे धीरे मोदी की विरोधी होते होते मोदी के समर्थक हो गई। उसके बाद यहाँ तक कि मोदी के बारे में मोदी नामा लिखा, मतलब बायोग्राफी लिखी मोदी की, काफ़ी दिनों से लिख रही थी। अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और ट्विटर एक्स पे हैंडल पे अपनी कुछ बातें शेयर करी हैं जिनमें नरेंद्र मोदी के बारे में इतनी खुलकर बातें कही है, और जो विचारधारा थी उनके बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, लोग समझते थे कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समर्थक है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की सबसे ज़्यादा आलोचना की है अपने इंटरव्यूज़ में। हम यहाँ दिखाएंगे आपको, इंटरव्यूज़ में अपने उसने बातें कही हैं, एक्स पे बातें कही हैं, कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बातें कही हैं, कई मीडिया के लोगों को भी अपनी बातें कही हैं। नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, वो जो गोदी मीडिया जो हो गया है वो चुप है इस बारे में। हालांकि अगर मधु किशोर की जगह कोई और कहता, या किसी कांग्रेसी या किसी गैर भाजपाई या विपक्ष के किसी नेता के बारे में ऐसी बातें होती तो अभी डिबेट्स होती, राष्ट्रीय स्तर पे परिचर्चाएं शुरू हो जाती, राष्ट्रीय स्तर पे इस बारे में आम राय बनानी शुरू हो जाती, यहाँ तक कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब कुछ शुरू हो जाते इस बारे में कि लोग क्या समझते हैं इस बारे में। लेकिन यहाँ चुप्पी है। प्रधानमंत्री के बारे में जितने बातें कही गई है वो हद दर्जे की आपत्तिजनक बातें हैं, लेकिन सारा भारतीय जनता पार्टी चुप, सारा मीडिया चुप, भाजपा के सभी नेता चुप, कोई नहीं बोल रहा है। अगर मधु किशोर की जगह कोई और होता या किसी दूसरे विरोधी भी तो हंगामा मच जाता, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जो बातें हैं इनके बारे में सब चुप है। प्रधानमंत्री के बारे में सब जानते हैं, संजीव भट्ट आज तक जेल में है, क्यों बंद है? प्रदीप शर्मा का हर्ष क्या हुआ सबको पता है। हरेन पांड्या का केस है, बार बार सवाल उठते हैं। अब मधु किशोर ने क्या कहा? मधु किशोर ने अपनी किताब में जिन कई बातों का जिक्र किया है, लेकिन समरी के तौर पे उन्होंने जो इंटरव्यूज़ में और टॉक्स में कहा, ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो एकदम एप्स्टीन फाइल से भी बढ़कर उन्होंने बताया, इनके बारे में कैरेक्टर पे सवाल उठाए हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, और वो बिल्कुल उस बारे में बोल रही है, लेकिन सब चुप है। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी पे सवाल रहा कि स्मृति ईरानी 12वीं पास थी और जो सीरियल की थी और वेटर थी उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, क्यों बनाया? आगे बताती हैं वो क्यों बनाया। मानसी सोनी के बारे में जिक्र वो करती है, आनंदीबेन पटेल के बारे में वो बातें होती है। हालांकि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी भी बहुत कुछ कह चुके हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को इतनी तरजीह नहीं दी जाती। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी कईयों के बारे में कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के बारे में मधु किशोर जैसी लेखिका कहती हैं
जो मोदी की सबसे कट्टर समर्थक मानी जाती थी, और आज वो कहती है कि मैंने अपनी बायोग्राफी मोदी के बारे में जब मैंने पढ़ा और मोदी के बारे में जब मैंने जाना, तो मोदी के पास मैं किताब पूरी करने के बाद किताब देने तक नहीं गई। अब देखिए कितना हद। उन्होंने जो बोला, मधु किशोर ने जो बोला है अपनी उसमें इंटरव्यू में, और उसमें बायोग्राफी तो पढ़ेंगे, बायोग्राफी में क्या क्या उन्होंने राज खोले हैं वो एक अलग बात है, और उसमें भी काफ़ी चर्चाएं होंगी क्योंकि बायोग्राफी में भी सब कुछ लिखा है उन्होंने। तो जो लिखा है, क्योंकि वो उनकी जीवनी की लेखिका है नरेंद्र मोदी की, और आज वो सबसे कट्टर विरोधी उनकी हो रही है। नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणियां उन्होंने की है मधु किशोर ने, वो काफ़ी आपत्तिजनक है। जैसे स्मृति ईरानी के बारे में कहा, मानसी सोनी के बारे में कहा, तो ये बार बार क्या हो, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग चुप हैं। मधु किशोर की बातों को कोई जब हम उन बातों का यहाँ कोई प्रमाण पत्र उन बातों को नहीं देते और नहीं सर्टिफाइड करते हैं उन बातों को। हम प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पे किसी तरह का सवाल नहीं उठाते, लेकिन मधु किशोर और सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए हैं, तो उस पर चुप क्यों हैं? मीडिया उस पर कुछ नहीं बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, और अजब तमाशा है, गजब तमाशा है इस देश में। देखिए पहले मधु किशोर क्या क्या बोलती हैं। स्मृति ईरानी जैसे को पहले बनाया एजुकेशन में। क्यों बनाया स्मृति ईरानी को? रबर स्टैम्प चाहिए और बढ़िया लॉयल, पर्सनली लॉयल। अब वो लॉयल्टी भी खत्म हो गई, तो उस वक्त जब मैंने, अच्छा ये लॉयल्टी खत्म हो गई ना? सिर्फ नहीं, वो किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है। बोल सकती है ना, बहुत कुछ है उनके पास। खैर, तो सवाल ये है कि आप 12वीं पास सास बहू सीरियल, टीवी सीरियल की एक हीरोइन को एजुकेशन मिनिस्टर बनाते हैं। हम रोम माथा पीट रहे थे उन दिनों। मौलाना आजाद को बना दिया नेहरू ने फिर चावला को इस्लामीकरण किया सारी एजुकेशन का, लेफ्टिस्ट को बनाते रहे। आपने अगर उसको काउंटर करना था तो कोई पढ़ी लिखी तो होनी चाहिए थी। अगर ये बात आपकी एक वक्त तो देखिए पूरा देश जानता है कि मधु किशोर एक वक्त इस सरकार के बहुत नजदीक थी, तो आपने कभी नहीं, आप गलत समझते हैं। बिल्कुल, मैं किसी सरकार के नजदीक कभी होना चाहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन से ही सरकारी तंत्र से नफरत है। स्मृति ईरानी जैसे को पहले बनाया एजुकेशन में। क्यों बनाया स्मृति ईरानी को? रबर स्टैम्प चाहिए और बढ़िया लॉयल, पर्सनली लॉयल। अब वो लॉयल्टी भी खत्म हो गई, तो उस वक्त जब मैंने, अच्छा ये लॉयल्टी खत्म हो गई ना? सिर्फ नहीं, वो किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है। बोल सकती है ना, बहुत कुछ है उनके पास, है ना। और ऐसा नहीं कि मोदी उसको ऑर्केस्ट्रेट कर पा रहा था, मोदी नहीं कर पा रहा था। कौन कौन कर पा रहा था ये मुझे नहीं पता था। होगा मोदी ने स्ट्रिंग, क्योंकि मोदी ने अकेला नहीं है। ही इज, एंड आई से इट विथ कॉन्फिडेंस, ही इज अ प्लांट ऑफ द अमेरिकन डीप स्टेट। ही इज अ CIA प्लांट। ये तब नहीं मालूम था। दूसरी तरफ तीसरा सेटलवाद भी तो उसी लॉबी को, इंटरनेशनल लॉबी को रिप्रेजेंट करती है। इंदिरा जयसिंह भी तो उन्हीं की पपेट है। तो अभी मुझे समझ आया कुछ साल बाद कि ये दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे थे। अमेरिकन डीप स्टेट का जो मेरा ये कंक्लूजन निकला कि उनका ये था कि हमें अगर हिंदू समाज को नस्ल नाबूद करना है, ध्वस्त करना है, तो अंदरूनी ही कोई इनके दुश्मन खड़े हों। ये केवल लेफ्ट का काम नहीं हो सकता, वो बाहर से करें और अंदर से और भी घातक इनके ऊपर प्रहार हों, तब होंगे। तो उन्होंने एज यू वेल नो वेदर इट्स द, देखा आपने, मधु किशोर का पूरा नाम मधु पूर्णिमा किशोर। मैंने 2002 के दंगों में भी इनको पढ़ा था, और उस वक्त इन्होंने, मैंने अभी जैसा बताया कि बेस्ट बेकरी और दूसरे गुजरात दंगों के काम जो कांड हुए थे उन पर काफ़ी कुछ लिखा था और काफ़ी कुछ लड़ा था। उन्होंने उस वक्त, उनकी विचारधारा एक सोशलिस्ट विचारधारा मानी जाती थी, और उन्होंने उस दंगों के दौरान बहुत बेबाकी से काम किया। लेकिन वो जब तीस्ता शीतलवाड़ इस मामले में आई तो इन दोनों में पता नहीं क्या हुआ था। तो तीस्ता शीतलवाड़ और इनके बीच भी जो हुआ, वाकई हुआ या जो भी हुआ, उसके बाद ये अलग हो गई।
और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने नरेंद्र मोदी की जीवनी लिखी, नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुई और उसके बाद जीवनी लिखी, और लेकिन इतनी प्रभावित हुई कि धीरे धीरे जैसे जैसे जानती गई, जैसे जैसे जीवनी में गई, तो वो कहती कि मैं नज़दीक जाना भी पसंद नहीं करती नरेंद्र मोदी के। उन्होंने घोर आपत्तिजनक बातें उनके बारे में बोल रही है, जैसे कि आपने देखा है, लेकिन कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। हालांकि उनके बारे में जो बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करी। यहाँ हो यही रहा है, जैसे अभी आपने देखा था वो मौलाना अब्दुल सलीम चतुर्वेदी जो है, उन्होंने शब्द कहे योगी आदित्यनाथ की माँ के बारे में और गाय के बारे में, समानांतर शब्द, जो बेशक नहीं कहने चाहिए थे, किसी भी आलिम को तो कभी नहीं कहने चाहिए थे। हालांकि लफंडर और ऐसे अपने आप को सनातन योद्धा कहने वाले लोग रोज टीवी पे, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं ऐसे वीडियो की भरमार है, जो पैगम्बर इस्लाम को गाली बकते हैं, पैगम्बर इस्लाम की माँ को गाली बकते हैं, हजरत आमना को गाली बकते हैं, हजरत फातिमा के बारे में, या जो पैगम्बर की आल के या इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में भी शब्द ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहते हैं। हालांकि अल्लाह कॉपीराइट मुसलमानों का लिए, अगर अल्लाह को वो गाली निकालते हैं तो वो अपने ईश्वर को गाली निकालते हैं, अपने परमात्मा को गाली निकालते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मौलाना चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई हुई है कि उन्होंने शब्द बोल दिए, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। हालांकि हम मानते हैं कि मौलाना चतुर्वेदी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने वाले, कुरान के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने वाले, अल्लाह के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने वाले, हजरत आमना के बारे में आपत्तिजनक शब्द कहने वाले, इन बेगैरत और बेशरम और इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई न तो योगी आदित्यनाथ करता है, न नरेंद्र मोदी करता है, न अमित शाह करता है, सब चुप हैं। क्यों? इन लोगों को सर्टिफिकेट मिला हुआ है गुंडागर्दी का। ये बात बीच में मैंने कहा क्योंकि मधु किशोर से शुरू होकर बात कहीं ना कहीं जाती है, क्योंकि मैं बात तीखी करता हूँ, मेरे प्रोग्राम का नाम भी तीखी बात है। तो कड़वी बातें होती है, लेकिन वो बातें हैं जो संविधान से, जहाँ तक हमारा मानना है, हमारी विचारधारा है कि ऐसे शब्द इस्तेमाल किसी आलिम को तो कभी नहीं करनी चाहिए। बेशक गुंडे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, और इस्लाम जो है वो ये कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरा दिन मुझे मुबारक, आपका दिन आपको मुबारक। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गाली निकालता है, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि हर धर्म और हर मुल्क और दुनिया के हर हिस्से में पैगंबर आए हैं, तो किसी संत अवतार महात्मा को गाली न निकाले। आपने देखा होगा मस्जिदों के आगे भंगड़ा, ये शिव तांडव करते हैं, रामनवमी का जुलूस निकालते हैं, तलवारें बकते हैं, वहाँ नारे लगाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ नारे लगाते देखते हैं, और यहाँ तक कि पुलिस भी खड़ी खड़ी तमाशा देखती है उन नारों में, तलवारें में, कोई तीर उधर मस्जिद की तरफ दिखा रहा है, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को नीचा दिखाते हैं, इस्लाम को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके। कभी मुसलमान को देखा है कोई मुसलमान मंदिर के आगे जाके ऐसी आपत्तिजनक और घोर निंदनीय चीज़ हरकत नहीं करता, तब भी नमाज सड़क पे, क्योंकि मजबूरी में नमाज अगर सड़क पे पड़ी जाती है तो वो अपराधी होता है, कहता है उसको जेल भेज देंगे, उसका पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। बेशक जो कावड़िए हैं वो सड़क पे ऊधम मचाते हैं, वो सड़क पे हंगामा करते हैं, आसपास जो दुकानें होती है, अगर किसी मुसलमान की दुकान हो तो वहाँ जो उनकी हालत होती है, जो हरकत वो करते हैं, सब जायज़ है, उनके फूल बरसाती है पुलिस। हालांकि इतनी लंबी बात मैंने कही कि बात कहीं मधु किशोर से शुरू होकर यहीं तो, लेकिन ये देश में जो चल रहा है उस पर चर्चा करना तो ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, चाह कर भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मजबूरी हो गई है कि इस देश में ऐसा हो रहा है और हम मुकदर्शक बन के तमाशा देख रहे हैं, जबकि संविधान इस चीज़ की इजाज़त कतई नहीं देता कि किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ बोला जाए, चाहे मौलाना चतुर्वेदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके की वो भी शब्द बोलते हैं कई बार अपने भाषण में मुसलमानों के बारे में। उन्होंने टीपू सुल्तान के बारे में बोला, बहादुर जफ़र के बारे में बोला। उन्होंने कहा बहादुर जफ़र के अगर वंशज जो बर्तन मारते हैं तो मुझे खुशी होती है, चाय बेचते हैं तो मुझे खुशी होती है, अगर टीपू सुल्तान के वंशज रिक्शा चलाते हैं तो मुझे खुशी होती है। ये कौन सी भाषा के शब्द थे? उन्होंने उर्दू को कठमुल्लों की भाषा बोला विधानसभा में, सब चुप तमाशा देख रहे हैं। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ ने सही बोला तो इस संविधान का आप क्या करेंगे? जो संविधान उर्दू को भारत की भाषा की मान्यता देता है, वो कठमुल्लों की भाषा कब हुई? उर्दू में यूपीएससी पास करते हैं लोग, आईएएस बनते हैं उर्दू से वैज्ञानिक बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू से निकले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उर्दू पढ़ के आगे आए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम उर्दू पढ़ के मदरसे से आगे आए हैं। बेशक मदरसों को आतंकवाद का अड्डा कहा जाए। हम फिर आते हैं मधु किशोर के, तो मधु किशोर ने जो कहा
आप देख लीजिए, पढ़िए मधु किशोर के वीडियो जो आ रहे हैं, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में स्पष्ट रूप से क्या कह रही है वो, और गुजरात दंगों के बारे में भी वो क्या कह रही है नरेंद्र मोदी की और इनकी भूमिका के बारे में। विचारधारा तो आपको तभी पता चल जाएगी कि आज 2002 के बाद संजीव भट्ट जेल में है। क्या कसूर है उसका? एक आईपीएस अधिकारी का क्या कसूर है? वो जेल में है आज भी। अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे। मेरा एक शेर है, मेरा क्या, किसी बुजुर्ग का शेर है, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। और मेरा जो शेर है, अजी इस दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दम देखते रहिए। जय हिंद, जय गांधी।